इधर उधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि संपूर्ण देश का किसान इस समय लगातार आंदोलन कर रहा है, किसान की मांगे एक ही है, लगातार सरकार किसान बिल पर एक्शन ले, किसान बिल पर एक्शन ले। लगातार राजस्थान की भी सीमाएं रोक दी गई है। सरकार की 4 बार कमेटी बन चुकी है, 3 बार वार्ता किसानों के साथ हो चुकी है, तीनों बार वार्ता विफल रही है। यहाँ तक कि कल तो सरकार के साथ किसानों ने इतना बड़ा बर्ताव भी कर दिया कि सरकार की चाय भी किसानों ने स्वीकार नहीं की। मेरे साथ स्टूडियो में है राजस्थान जन विकास परिषद से प्रवक्ता सुखदेव सिंह चौहान। सुखदेव जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। लगातार देश का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान का, देश भर के किसान की एक ही मांग है कि सरकार किसान बिल में सुधार करे। उसके बाद किसान को लगातार खालिस्तानी माना जा रहा है। कई दल किसान को विपक्षी दल का सार्थक बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर इसका हम शुरुआत देखें तो शुरुआत से ये पता चलता है कि जब भी कोई देश के अंदर कानून बनता है, कानून बनाया जाता है, तो संबंधित विभाग या संबंधित क्षेत्र से चर्चा की जाती है कानून बनाने से पहले। अब जो किसानों की जो आपत्ति है, वो तो आपत्ति इस अध्यादेश को बनाने से पहले ही है। सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती कि जब मोदी सरकार तीनों तरीके के जो बिल लेके आए, उस बिल लाने से पहले क्या आपने कोई समिति का गठन किया? क्या आपने किसी भी किसान संगठन से बात करी? क्या आपने किसी भी किसानों का कोई भी जो समूह है उससे बात करी? या यूं कहें कि आपके ही खुद का जो एक आरएसएस का जो किसान संघ आता है, क्या आपने उनसे बात करी? आपने किसी भी संगठन से बात नहीं करी, आपने किसानों से बात नहीं करी। आनन फानन में आप तीन बिल आप लेके आए। वो तीनों बिल के अंदर इतनी बड़ी खामियां हैं कि किसानों को लगभग 5 तरीके से घेरा जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो इस देश के अन्नदाता की घेराबंदी हो रही है। और वो घेराबंदी किस तरीके से हो रही है? केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, केवल कुछ एक जो कॉर्पोरेट घराने हैं जिनको सरकार चाहती है उनको लाभ पहुंचाने के लिए। क्योंकि आप देश की आजादी से अगर शुरुआत करें तो मुझे महात्मा गांधी जी का वो वक्तव्य नजर आता है। वो कहते थे कि जो व्यक्ति भूखा है उसका भगवान जो है वो रोटी है। अब रोटी कौन देता है? ये देश का अन्नदाता देता है, ये देश का किसान देता है। अब देश के अन्नदाता के साथ में या देश के किसान के साथ में अगर इस तरीके से व्यवहार होगा तो वो व्यवहार अलोकतांत्रिक ही नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार है। अब बात ये आती है कि किसानों को आपत्ति क्यों है? क्योंकि लगातार आपने भी देखा होगा, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो काशी में जाके नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस कानून की वकालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई किसी भी व्यक्ति को सर कानून अच्छा है, किसान मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार है कानून अच्छा है, लेकिन जिसके लिए कानून है वह इस कानून को स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल खड़ा होता है, राज्यसभा में विपक्ष ने बिल को फाड़ा था, माइक तोड़ा था, उपराष्ट्रपति के सामने विरोध भी किया था। उस समय एक ही बात थी कि इसमें एमएसपी को मेंशन किया जाए। आज समूह और सरकार की मंशा सामने आ रही है कि इसमें एमएसपी नहीं है। क्या है पूरा मामला? मैं वही बात बताने जा रहा था आपको कि देखिए, आपत्तियां जो किसानों को है वो लगभग 5 तरीके की आपत्तियां हैं, एक आपत्ति नहीं है। आप शुरुआत में अगर हम बात करें तो एमएसपी से बात चालू हो जाती है। सरकार कहती है कि हम एमएसपी से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, किसानों को डर है कि एमएसपी से छेड़खानी होगी। दूसरा, मैं आपको एक और डेटा बताऊं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर 90% जो किसानी का जो उत्पादन है वो बिना एमएसपी से ही खरीदा जाता है। एमएसपी तो अभी भी है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब बार बार अगर भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ये कहते हैं कि हम एमएसपी से किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं या एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी भी कोई भी देश की जो व्यवस्था है वो सदैव कानून से चलती है, भाषणों से नहीं चलती है। तो इसमें किसानों की एक छोटी सी मांग है कि जो एमएसपी का जो आप प्रावधान है उस एमएसपी को आप कानूनी मान्यता दे दें और उस कानून के अंदर सर एमएसपी को कानूनी मान्यता आज तक नहीं मिली। क्या कारण रहा है आज तक? सरकार सभी दलों की रही है,
मैं वो ही कह रहा हूं ना कि एमएसपी को कानूनी मान्यता इसलिए नहीं दी जा रही है ताकि किसान का भला हो सके। आप सन 1970 से लेकर के 2016 का डेटा उठा के देखिए। अब तो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आती नहीं है। 2016 की आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि एक किसान की जो वार्षिक आय है वो लगभग 72,000 के आसपास है। अब 72,000 एक किसान की अगर आय है, वो भी सालाना पूरे परिवार की, तो उसमें कैसे भरण पोषण करेगा? अगर एमएसपी एक कानून बनता है तो उसमें किसान अपनी किसानी का जो उपज है वो बाजार में जाके बेच सकता है। अब इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकारी मंडी में बेचे, इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्राइवेट मंडी में बेचे। तो किसानों की जो सबसे मुख्य जो मांग है वो एमएसपी को कानूनी मान्यता दिलाना है कि एमएसपी एज ए कानून बने, एक लॉ बने कि एमएसपी से नीचे किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी मंडी हो, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी मंडी अगर कोई भी किसानी का जो उत्पादन है वो खरीदती है तो वो एमएसपी पे खरीदे या एमएसपी के ऊपर खरीदे। अब इसमें मैं आपको एक और बात जोड़ना चाह रहा हूं जो किसानों का सबसे बड़ा जो डर है, एमएसपी के तो साथ है ही है। अब उसके बाद में कहा जा रहा है कृषि मंत्री का बयान कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। मंडियां कैसे खत्म नहीं होंगी? मंडियां जब प्राइवेट कॉर्पोरेट जगत साथ में आ जाएगा और प्राइवेट मंडियां जब बन जाएंगी तो अभी तक तो एक आड़ती है, आगे चल के 2 आड़ती होंगे। लेकिन सरकार कह रही है ये बीच के दलाल खत्म हो जाएंगे, जिन्हें आप आड़ती बोल रहे हैं। सरकार इनको खत्म करना चाह रही है। लगातार मोदी सरकार का यही कहना है कि हमें आड़ती खत्म करने हैं, दलाल खत्म करने हैं। ये दलाली प्रथा हर जगह से खत्म करनी है। किसानों के साथ ही नहीं, हमें भ्रष्टाचार और दलाली खत्म करना है। आप दलाली का संदर्भ क्या है? जी, मंडी में बैठा वो आड़ती आपको दलाल नजर आता है? तो जो कॉर्पोरेट जगत जो सामान खरीदेगा उसकी जो मंडी बनेगी तो वो कंपनी तो डायरेक्ट बनेगी नहीं, उनके भी एजेंट बैठेंगे। अभी तक तो एक आड़ती है और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में 2 आड़ती होंगे। और किसानों का जो डर है या हमारी भी जो मांग है वो किसानों का डर बिल्कुल सच्चा है। होगा क्या? शुरुआत के दिनों में प्राइवेट कंपनियां, अडानी अंबानी की मंडी खुलेगी। वो मंडी 100% में लिख के दे रहा हूं कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर वो क्या काम करेंगे कि किसानों को 100 रुपए या 200 रुपए क्विंटल के अधिक दाम से वो अनाज खरीदेंगे। जिससे क्या होगा कि जो सरकारी मंडी है उस सरकारी मंडी में किसी तरीके का अनाज जाएगा नहीं। तो जैसे जियो को पनपाने के लिए बीएसएनएल को बर्बाद किया, उसी तरीके से ये बहाना हो जाएगा कि जो एपीएमसी है, जो सरकारी मंडियां हैं, वो घाटे में चल रही है, अब इनका यहाँ कोई उपयोग नहीं है, तो उस समय इन सरकारी मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जो वास्तविक जो गेम चालू होगा वो चालू होगा इस कानून के पालना होने के 2 सालों के पश्चात में। फिर इस कॉर्पोरेट जगत की और इन पूंजीपतियों की मनमानी होगी, वो जिस रेट पे चाहेंगे उस रेट पे अनाज को खरीदेंगे। दूसरा मैं एक और कह रहा हूं कि ये जो तीनों अध्यादेश है ये कॉपी है यूरोप और अमेरिका के किसान बिलों की। आप यूरोप जहां 1970 के अंदर ये कानून आ गया था, आज अमेरिका के किसान की हालात उससे भी बदतर है, जो कि हमारी किसानी में और अमेरिका की किसानी में रात दिन का फर्क है। फिर क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अमेरिका नहीं। कृषि प्रधान देश तो है ही है, वहां भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जब वॉलमार्ट वहां पे सबसे पहले आया, इसी तरीके का कानून वहां पे लाया गया, वो कानून वहां पे असफल हुआ, वहां किसानी लगातार घटती चली गई। फर्क इसलिए है वहां पे जो किसान जो होता है वो लगभग 500 से लेकर 1000 एकड़ का मालिक होता है। हमारे यहाँ पे छोटे किसान हैं जिनकी जो जमीन है वो 2 एकड़ है या 4 एकड़ है। अब सरकार ये कहती है कि इससे क्या होगा कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी जाके बेच सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि एक किसान है जो बाड़मेर का है या मान लो बीकानेर का है या पटियाला का एक किसान है, अब उसका जो अन्न जो 2 एकड़ में या 4 एकड़ में जो उसकी किसानी के दौरान जो फसल का उत्पादन हुआ, वो गोवा में तो नहीं बेच सकता जाके, या वो चंडीगढ़ में तो जाके नहीं बेच सकता। उसको कहां बेचना होगा? अपनी मंडियों में जाके बेचना होगा, क्योंकि गांव का जो किसान है वो 10 किलोमीटर 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर
किसानों का अगर भला करना है तो आपको जो सरकारी मंडियां हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि एक तहसील स्तर के ऊपर, एक ब्लॉक स्तर पे एक मंडी खड़ी की जाए। उस मंडी के अंदर सारी फसलों का, अभी कितनी मंडियां हैं टोटल, अगर हम एवरेज देखें तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में 70,000 मंडियों की जरूरत है, जो कि मंडियों की संख्या 6,000 भी नहीं है। तो किसान कहां जाएगा? अब दूसरी बात है, ये सेम जो प्रोसीजर है या सेम जो चीज है वो आपके बिहार में भी लागू थी। अब बिहार के किसान के क्या हालात है सबको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां किसान, लेकिन बिहार के किसान ने कृषि बिल का समर्थन कर दिया है। नहीं, देखिए उसको हम चुनाव से नहीं, चुनाव से जोड़ करके हम उसको नहीं देख सकते। ऐसे कृषि बिल के बाद सुखदेव जी मानना पड़ेगा, कृषि बिल के बाद पहला चुनाव था और पहले चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। देखिए ये चुनावी समीकरण है, ये चुनावी गणित है, ये चुनावी जो मैथमेटिक्स है वो डिफरेंट पार्ट है। जो किसान की जो समस्या है वो एक अलग पार्ट है। वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे किसानों ने मतलब इस बिल के समर्थन में या इस बिल का विरोध नहीं किया, इस वजह से वहां पे सरकार बनी, ऐसा नहीं है। किसान की जो समस्या है वो जस की तस है। मैं एक और आपको बताने चाह रहा हूं, जो एक सबसे बड़ा गेम होगा वो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, या मैंने अपने लेख में भी लिखा था, जो सबसे बड़ा गेम होने जा रहा है हिंदुस्तान में, वो लगभग 60 लाख करोड़ उपभोक्ताओं का, कस्टमर का सौदा होने जा रहा है। अब ये सौदा कैसे होगा? सौदा इस तरीके से होगा कि जो हमारी फूड चेन जो सप्लाई है, जैसे राशन वितरण जो हमारी प्रणाली है, उस राशन वितरण प्रणाली में एफसीआई के गोडाउनों से अनाज जाता है राशन वितरण की दुकानों में, ठीक है। अब अनाज मंडी में जब स्टार्टिंग में अनाज नहीं पहुंचेगा तो आपका एफसीआई क्या काम करेगा? आपकी अनाज मंडी बंद होगी, उसके बाद में एफसीआई बंद होगी, फिर ये कानून लेके आएंगे कि भाई एफसीआई को भी बंद कर दो, अनाज मंडियां तो बंद हो ही चुकी हैं। अब एक काम किया जाए कि जो अडानी और अंबानी के जो सेंटर हैं, जो बड़े बड़े जो सेंटर हैं, उस सेंटर पे जाकर के अपना राशन कार्ड लेकर के, और जो गरीब या बीपीएल परिवार है जिनको अन्न मिलता है, कि आप वहां जाइए, वहां से आप अन्न खरीदिए। तो आपने लगभग 60 लाख करोड़ उपभोक्ताओं का 1 मिनट के अंदर आपने सौदा कर दिया। तो ये कंप्लीट रूप से एक पूंजीपतियों को या इन कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का है। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी क्या और इतना भी नहीं सुन सकते कि किसान जो चिल्ला रहा है, किसान कह रहा है कि मेरे ये मन की बात है। हमेशा आप अपने मन की बात कहते हो, जो किसान अपने मन की बात कह रहा है आप उसको भी सुन सकते हैं। उस बिल के ऊपर आप देख सकते हैं कि भी कितनी इसमें खामियां हैं। दूसरा, इस बिल का मैं एक और सबसे बड़ा पॉइंट आपको बताता हूं। इस बिल में एक और लिखा हुआ है, जैसे पंजाब के अंदर किसानों को बिजली फ्री मिलती है, राजस्थान हरियाणा में कंपेयर टू महाराष्ट्र बिजली का जो वो है बिल डबल आते हैं। हाँ, मतलब कब नहीं, राजस्थान और हरियाणा में जो किसानों का जो एग्रीकल्चर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंपेयर टू अदर स्टेट कम आता है, सब्सिडी है, छूट है। इस बिल के अंदर ये अमेंडमेंट है कि कोई भी राज्य सरकार अब किसानों को दी जाने वाली बिजली पे जो लगने वाला जो खर्च है उसको आप माफ नहीं कर सकते हो, उसको आप फ्री नहीं दे सकते हो। तो ये तो एक राज्य सरकार का पॉइंट था, आपने वो पॉइंट भी इसमें डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि चारों तरफ से अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश का किसान आंदोलन कर रहा है। राजस्थान से किसान जैसे ही हरियाणा बॉर्डर के समीप जाते हैं, एक स्टेटमेंट आता है। उससे पहले हालांकि यह स्टेटमेंट हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का भी आ चुका है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जब कल एनएसयूआई गिरा पड़ती है उसके बाद एक स्टेटमेंट होता है कि हम जो भाव में बाजरा खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं बेहतर भाव है। 2150 रुपए किलो में हरियाणा सरकार खरीद रही है, 1300 रुपए क्विंटल जो है राजस्थान में बाजरा खरीदा जाता है। सभी तरह की दवाई में बाजरा उपयोग लिया जाता है। क्या लगता है दो भाव पड़ोसी राज्यों में? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि कानून बनाना, कानून के बारे में बातें करना और उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करने में रात दिन का फर्क है। एक तरफ तो आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ दूसरे राज्य का एक अनाज का दाना नहीं बिकने दूंगा। चलो माना खट्टर साहब कहते, चलो सुखदेव जी माना, मैं पूरी बात कर लूं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं आप कहीं भी जाके अनाज बेच सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि मेरे यहाँ राज्य में कोई अगर दूसरे राज्य का किसान आ गया तो मैं उसको जेल में भेजूंगा। तो फिर इस कानून का संदर्भ क्या है, कानून का अंतर क्या है? जो चीज आप पूछने चाह रहे हैं वो मैंने सबसे पहले
पहले वो उस चीज का मैंने जवाब दे दिया है। आज भी एमएसपी के ऊपर मात्र 10% खरीद होती है, 90% जो खरीद होती है वो एमएसपी पे नहीं होती है। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, देश के 85% किसानों को तो ये तक नहीं पता कि एमएसपी होता क्या है। सर आप बता दें मरुधर बुलेटिन के माध्यम से। वो केवल पंजाब का किसान जानता है, वो केवल हरियाणा का किसान जानता है। अब ऐसे तो सियासतें आवाज उठा रही है कि भाई पंजाब और हरियाणा के किसान को ही क्या समस्या है। अरे भाई, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बंगाल से आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है सबसे कम क्रांतिकारी किसी दूसरे राज्य से आ रहे तो वो देश का साथ नहीं है। आवाज जो उठी है वो पंजाब से उठ करके और हरियाणा से चालू होकर के पूरे हिंदुस्तान में गई है। हम तो सरकारों से गुजारिश करते हैं कि आप उनकी बातों को सुने और सुन करके इस बिल के अंदर अमेंडमेंट करें। हालांकि किसान तो ये कह रहे हैं कि इस बिल को बिल्कुल ही वापसी लिया जाए और निरस्त कर दिया जाए। आप उस पर अमेंडमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए। जी, अब क्या क्या सुधार होने चाहिए इस बिल में? हालांकि बिल देखो राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। बिल वापस होना नहीं होना सरकार के हाथ में है, लेकिन सुधार भी हो तो क्या सुधार होना चाहिए अभी देखिए तीनों बिलों में? देखिए सुधार में सबसे क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों बिल सही भी है, कहीं ना कहीं 1% तो सही होंगे, तभी ही दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दी है। देखिए सदनों में पास होने का तरीका सबने देखा जी, मैं उस पे नहीं आना चाहता। राज्यसभा के अंदर जो खेल हुआ लोकतांत्रिक तरीके से ध्वनि मत से उसको पारित करा दिया गया, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर बहस नहीं हुई है। सुदेश जी, कल तक जो विधानसभा में लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए टेबल बजा रहे थे, आज आपके राजस्थान में वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नहीं देखिए वो उनकी अपनी सोच है। नहीं क्या माने किसानों के साथ है नहीं? ये केवल राजनीतिक हथकंडा है। जब उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी तब वो केंद्र सरकार के साथ खड़े थे। अब लग रहा है कि किसान नहीं इसी बिल को लेकर मैं इसी बिल की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान में तो राज्य सरकार ने बकायदा उस बिल के विरोध में अपना बिल जारी किया जो राज्यपाल के पास में, राज्यपाल महोदय जी उसको स्वीकार करें या राष्ट्रपति को भेजे, वो उनके विवेक पे निर्भर करता है। मैं उस पे नहीं जाना चाहता, मैं तो बात करता हूँ इन बिलों के लेकर। आपने जो सवाल किया कि इसमें क्या सुधार। सुखदेव जी, राजस्थान सरकार ने अपना बिल भेज दिया। अभी आप थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश माफी चाहूंगा मध्य प्रदेश और हरियाणा में बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने जो एमएसपी की बात की है उसे मानने को तैयार नहीं है। फिर आप भी मानने को तैयार नहीं है अगर आपने अपना बिल भेज दिया बनाकर तो। हाँ, तो एमएसपी की तो शुरू से ही मांग रही है ना। एमएसपी की तो पहला पॉइंट ही किसान का ये है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए, कानूनी दर्जा दिया जाए। और उससे अब जो अर्थशास्त्री कह लें या फिर उसके बाद में जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस चीज को कहते हैं कि अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी गई तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट आएगा। और जो फिक्सल जो वो है वो उसके अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देते हैं, एक डेटा ये कहता है कि उसके बाद में सरकार के ऊपर लगभग 10 से 15 लाख करोड़ का इफेक्ट आएगा एमएसपी का कानूनी मान्यता देने के बाद में। क्योंकि बाद में होंगे सभी तरीके का जो फसल है वो खरीदा जाएगा। आप जब 7वां वेतन आयोग लेके आते हैं तब क्या अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता? उस समय तो कोई चर्चा नहीं करता। क्या किसान जो है वो 1970 वाला ही किसान चाहिए, वो ही फटे हाल में किसान चाहिए? आपका वेतन आयोग लागू हो जाता है, आप 5 लाख करोड़ रुपए आप पूंजीपतियों के राइट ऑफ कर सकते हैं, तो क्या आप एमएसपी को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते? उसको क्या कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता? उसके बाद में क्या होगा? ये मुख्य पॉइंट है। किन सुधारों की आवश्यकता है? मैंने बताया ना, सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है वो एमएसपी को लेकर के है। दूसरा जो मंडी को लेकर के है, मंडी जो प्राइवेट जो मंडियां आएंगी, कॉर्पोरेट जगत की जो मंडियां आएंगी, अगर आपने एमएसपी का कानून लागू कर दिया तो एमएसपी का कानून लागू होने के बाद में अगर प्राइवेट मंडी भी आ जाती है तब कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो भी बाद में होंगे 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो। अगर एमएसपी है तो वो 25 रुपए किलो ही खरीदेंगे। तीसरा, किसानों को ये विश्वास दिलाया जाए, या ये इस तरीके से है कि जो मंडियां, सरकारी मंडियां हैं वो ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए। नंबर तीसरा जो इसमें सुझाव या यह कहें कि जो किसानों की जो आपत्ति है वो इस चीज को लेकर के है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, जो इसमें जो बताया गया है कि बड़ी कंपनियां आएंगी
किसानों से जो उनकी जो खेती है या उनकी जो जमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी, और कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के पश्चात में फिर आप आगे छोटा किसान क्या करेगा, क्योंकि आपने अगर कंपनी और किसान के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसमें उसके लिए आपने क्या रखा है, उसके लिए आपने कुछ नहीं रखा। किसान केवल एसडीएम के पास जा सकता है, दूसरी अपील केवल जिला कलेक्टर को हो सकती है। क्यों? देश की न्यायपालिका कहाँ है? हमारा जब इतना बड़ा जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है तो किसान का अपना मौलिक अधिकार किसानों से क्यों छीना जा रहा है? अगर कंपनी के साथ विवाद होता है तो किसान भी जुडिशरी में जाए, न्यायपालिका में जाए, और उसके बाद में वहां पे बड़े जुर्माने का वो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी एक गेम होगा, मैं आपको बताऊं, जब फसल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जैसे आपका गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो फेल हो गई, अब क्या होगा? वो किसानों से खेत को लेंगे, कहेंगे साहब टमाटर का उत्पादन कीजिए, हम ये भाव देंगे, ठीक है। टमाटर का जब उत्पादन आया, अगर रेट कम हुआ तो कहेंगे कि हम इस रेट से लेंगे, अगर रेट ज्यादा हुआ तो कहेंगे कि साहब टमाटर का रंग लाल कम है, इसका पीला ज्यादा है, अर्थात जो क्वालिटी उन कागजों में दर्शाई हुई थी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वैसा उत्पादन नहीं हुआ, इस वजह से हम 20 रुपए की जगह इसको 10 रुपए किलो के भाव से हम खरीदेंगे। तब किसान कहां जाएगा? क्या एसडीएम के पास के ये रास्ते हैं? इस बिल के अंदर ये अमेंडमेंट होना चाहिए कि किसान और कंपनी के बीच में विवाद होने के पश्चात में न्यायपालिका के अंदर किसान जा सकता है ताकि अपने विवाद को उसको सुलझाया जा सके। दूसरा, जो बिजली के जो खर्चा है उसको लेकर के जो नई कंडीशन लगा दी है वो कंडीशन हटनी चाहिए। और तीसरा जो पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है वो किसान के ज्यादा उसमें नहीं है, लेकिन वो आम लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह है, वो है आपकी भंडारण, अर्थात जो काला बाजारी को जो कानूनी मान्यता दी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप किसी भी चीज का भंडारण कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब होगा क्या, जब फसल का उत्पादन का समय आएगा तो ये कॉर्पोरेट बड़े घराने, जैसे वॉलमार्ट करता है, यूरोप में करता है, अमेरिका में करता है, हमारे भी ये लोग करेंगे, अडानी करेगा, अंबानी करेगा। आज मान लो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, उस समय मार्केट में जाएंगे, उन्हें कौन दामों में उसको खरीदेंगे, खरीद करके स्टॉक करके बैठ जाएंगे। 2 महीने बाद में अपना वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, जब उसका भाव 50 रुपए होगा, उसका भार किस पे पड़ेगा? उसका भार इस देश की आम जन पे पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा एक काला बाजारी होगा, जिसका प्रेजेंट में साक्षात उदाहरण आप आलू का देख लो। आलू अभी वर्तमान में आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आम जन को आलू 40 से 50 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा। क्या लगता है, आलू की भी कालाबाजारी हुई है? हाँ बिल्कुल, ये इसी तरीके से है। आपने अगर वस्तु अधिनियम में परिवर्तित करके इस कानून के अंदर इस चीज का अमेंडमेंट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी भंडारण कर सकती है, जो भी मुख्य चीजें हैं। किसान भी कर सकता है भंडारण? सर, किसान कहां से करेगा? जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, जो 4 एकड़ जमीन है, जो अपने बच्चे ढंग से नहीं पाल पा रहा, जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, वो सोचता है कि मैं गांव से निकाल के मेरे बच्चे को शहर भेज दूं ताकि वो किसान नहीं बने। ये केवल एक ऐसा उद्योग है। आईपीएस चाहता है मेरा बेटा आईपीएस बने, लीडर चाहता है मेरा बेटा लीडर बने, डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने। एक इस देश का किसान ही ऐसा, एक मैं जिसे कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है, वो कभी नहीं चाहता है कि आगे जाके मेरा बेटा भी किसान बने। और आप देखिए विडंबना देश की, इस किसान के बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं वो सब फल फूल रहे हैं। मुझे कोई आप एक भी बिजनेस बता दीजिए जो घाटे में हो, केवल किसानी के अलावा। आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, आप कितनी प्लास्टिक जो कंपनी है वो सब प्रॉफिट में है, ट्रैक्टर निर्माता सब कमा रहे हैं, पेस्टिसाइड बनाने वाले सब कमा रहे हैं। आप कोई भी ऐसा एक क्षेत्र बता दीजिए जो किसान के व्यापार से जुड़ा हुआ हो और वो लॉस में चल रहा हो। केवल एक किसान ही लॉस में है, और वो है सरकार की खामियां, क्योंकि किसान को 1970 में भी वही मिलता है और किसान को अभी भी वही मिलता है। राजस्थान जन विकास परिषद लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? क्योंकि आपने पहले भी प्रेस वार्ता की है, प्रेस वार्ता में लगातार सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और यह भी कहा है कि हम किसानों के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। आगे लगातार मोदी सरकार 4 बार बैठक कर चुकी है, 3 बार मोदी सरकार ने किसानों के साथ वार्ता की है, 4 बार कमेटी बना चुकी है। राजस्थान जन विकास परिषद आगे क्या करेगी, क्योंकि लगातार किसानों के साथ देने का विश्वास करेंगे? देखिए, ये विषय राजस्थान जन विकास परिषद का नहीं है, ये विषय किसान का नहीं है, ये विषय इस पूरे भारत देश की जनता का विषय है। क्योंकि जो देश का जो भरण पोषण जो करता है वो ये देश का अन्नदाता करता है, ये किसान करता है।
और ये देश के आम लोगों का भरण पोषण ही नहीं करता, बल्कि भारत की जीडीपी में और भारत की अर्थव्यवस्था में अगर किसी का सर्वाधिक योगदान है तो वो इस देश के अन्नदाता का है। मैं तो कहता हूं राजस्थान जन विकास परिषद ही नहीं बल्कि आमजन को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, मजदूर को और खासकर मीडिया जगत को भी साथ आना चाहिए कि जो 70 साल की बदहाली से जो किसान गुजर रहा है उसकी बदहाली अब तो कम से कम खत्म हो। आप विवेक जी मुझे एक चीज बता दीजिए कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए लगभग बरसों लगी है, उसके अंदर ज्वाला है, उसके अंदर वो आग है, क्योंकि वो बरसों से इन सब चीजों से गुजर बसर रहा है, इन विपरीत परिस्थितियों से वो लड़ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये और विकराल रूप धारण हो जाए। तो सरकार से तो हमारी यही विनती है, अनुरोध है कि आप इस बिल में अमेंडमेंट करें या जो किसान मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप उन बिलों को आप वापस लें। और दूसरा हाथ जोड़ के विनती है, ये कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, ये देश का किसान है। आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो विघटनकारी जो ताकतें हैं जो इस आंदोलन को समाप्त दूसरे तरीके से करना चाहती हैं, चाहे वो शाहीन बाग की बात हो, चाहे आज किसान बाग की बात, लगातार किसान माइनस में पारा पहुंच रहा है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लगातार रात भर दिन भर धरना स्थल पर गुजार रहा है, 60 दिन का राशन लेकर बैठा है। वहीं मोदी सरकार अभी तक बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। आगे क्या होगा? मैं यही तो, मोदी सरकार तो बैकफुट पे कभी आई नहीं ना। किसान क्या चाहते थे? किसान वार्तालाप चाहते थे ना। किसान को ये नहीं चाहते वार्तालाप तो कर रही है ना मोदी सरकार। किसान ये नहीं कह रहे थे कि हमें आकर के दिल्ली को जाम करना है, वो कह रहे थे कि वो 2 महीने से कह रहे हैं कि हमें दिल्ली आना है। उन्होंने बकायदा 1 महीने पहले अनाउंस किया है कि 26 तारीख को हम दिल्ली आ रहे हैं। आपने बिल्कुल आतंकवादी गतिविधियों की तरह रोड खोद दिए। किससे पूछ के आपने रोड खोदे? बैरिकेड्स लगा दिए, वाटर कैनन, आंसू गैस आपने ऐसा जाहिर कर दिया जैसे चीन या पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने का नुकसान किया है। नहीं, सरकारी खजाने का नुकसान नहीं किया, आपने किसान के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उसकी जो दुखती रग है उसके जख्म को आपने कुरेदा है। आपने उस किसान के साथ में बदतमीजी करी है, उस किसान को आपने रुलाया है। अरे वो किसान है, वो देश का अन्नदाता है, वो आपसे बात करने के लिए आ रहा था। इतने सब ये हाथोबा करने की कहां जरूरत थी? आप कहते आइए रामलीला मैदान खुला हुआ है, हम सब मिलकर बैठ के बात करते हैं, जो भी नतीजा निकलेगा वो हम निकालेंगे। तो सरकार पूंजीपतियों का जो लेकिन ऐसा तो अमित शाह ने कहा, एक निजी गार्डन बताया, जगह बताइए कि यहाँ आप आए, हम बात करने को तैयार। निजी गार्डन जो बुराड़ी था वो तो बहुत ही माशाअल्लाह जो सबने देखा होगा किस तरीके का था, और ये एक उस बुराड़ी गार्डन में ले जा करके इस आंदोलन को खत्म करने की एक बहुत बड़ी चाल थी जो हमारे किसान भाई समझ गए। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि अमित शाह अपने किसान जो संघ है, आप अमित शाह जी उनसे क्यों नहीं बात करते? आप बाकी किसान संगठन को तो छोड़ दीजिए, आपका खुद का जो आरएसएस का जो किसान संघ है आप उससे क्यों नहीं बात करते? उनकी भी तो आपत्तियां हैं, उनकी आपत्तियों पे भी आप कुछ नहीं बोलते। उसके बाद में आपका 50 साल का साथी अकाली दल आपसे साथ छोड़ गया, क्यों? क्या आप उनको नहीं समझा पाए कि किसान बिल अच्छा है या खराब है? जिस व्यक्ति ने अपना जीवन इतने लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में दिया, आज वो पुरस्कार लौटा रहे हैं। लगभग 150-200 जो कलाकार हैं वो अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। तो कहीं ना कोई समस्या तो है ना। देखो, पुरस्कार लौटाना क्या राजनीति कहलाती है? पुरस्कार लौटाना भी राजनीति नहीं है। नहीं, वो राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं है। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो जितने भी जो खिलाड़ी हैं जो प्राइज अपना वापस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मेहनत का परिणाम है। वो मेहनत का परिणाम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेहनत का परिणाम तो किसान का भी है ना। किसान भी इतनी मेहनत करता है, जब उसको उसका परिणाम नहीं मिल रहा तो हमारे इस परिणाम से क्या मतलब है? तब वो जाकर के कहता है कि मतलब वो अपना परिणाम स्वीकार जब करेंगे जब किसान की मांगे सरकार सुने। बिल्कुल जी। तो यही चीज है, पूरा भारत देश आज इस चीज को कह रहा है। तो पूरे भारत देश की आत्मा की आवाज को मोदी सरकार के द्वारा सुना जाना चाहिए और 3 बिल वापस ले या इन 3 बिलों के अंदर अमेंडमेंट हो, ताकि देश का अन्नदाता, मैं तो कहता हूं कि अभी एक बहुत बड़ा समय है और इस समय के अंदर अगर ये परिवर्तन हो जाता है तो मेरे हिसाब से देश के अन्नदाता के साथ में सबसे बड़ा न्याय होगा। आप एमएसपी को कानूनी मान्यता का दर्जा दे दें। जी, मेरे साथ आज चर्चा में रहे राजस्थान जन विकास परिषद के
प्रवक्ता सुखदेव सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि लगातार राजस्थान में ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट के बाद लगातार सरकार को बैकफुट पे आना चाहिए, या तो तीनों बिलों में सुधार या फिर इन तीनों बिलों को वापस लाने पर सरकार को अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ विवेक सिंह।